हेलो एंड वेलकम ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स ऑन द स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। मैं हूं अभिषेक और ये हमारा साइंस का सीडीएस के पीवाईक्यू का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीडीएस 1 2020 में आए हुए साइंस के पीवाईक्यूज को। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय अ थिन गोल्ड फॉइल सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, सो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली हीलियम 2+। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, और ऑप्शन में ना एक ऐसे लिखा हुआ था, डबली चार्ज्ड हीलियम एटम या आयन। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। सो दैट इज योर आंसर इन दैट केस, राइट। अब यहाँ पे जो है अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था, उसका कंक्लूजन में ये आया था कि जो भी एटम्स हैं ऑयल में, ठीक है, उन सभी के सेंटर पे कुछ हाईली पॉजिटिव सब्सटेंस है। ठीक है, जिसपे कि सारा का सारा मास जो है एटम का कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। ठीक है, और ये हाईली पॉजिटिव है। सो दैट इज, उसको नाम दिया गया रदरफोर्ड के द्वारा न्यूक्लियस। ठीक है, सो सी विल बी योर आंसर। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन है उसको डिस्कवर किया था जे जे थॉमसन ने। ठीक है, बाय हिज एक्सपेरिमेंट ऑफ डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, देन आइसोटोप्स ऑफ गोल्ड तो है, अभी इसमें इसका कोई रिलेशन नहीं है उसका। ठीक है, प्रोटॉन इन एन एटम का एक्चुअली ये एनोड रेज डिस्कवर हुए थे गोल्डस्टीन के द्वारा। ठीक है, गोल्डस्टीन ने किए थे। उसको आगे जाके जो हाइड्रोजन गैस के एनोड रेज थे, उनको रदरफोर्ड ने बोला था कि दे आर प्रोटॉन्स। ठीक है, तो प्रोटॉन्स नाम कहां से आया? रदरफोर्ड ने दिया। एनोड रेज किसने डिस्कवर की? गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर की? थॉमसन ने। ठीक है, ये याद रखिए। नाउ नेक्स्ट है द एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोबार्स। ठीक है, सो आइसोबार्स क्या होता है? आइसोबार्स का मतलब ये है कि सेम एटॉमिक मास एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे, कोई भी अगर एलिमेंट लिखा रहता है एक्स, उसके यहाँ पे लिखा रहता है उसका एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे लिखा रहता है उसका एटॉमिक मास। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो जो भी ऑप्शंस दिए हैं आप देखोगे, एटॉमिक मास हमें सेम ढूंढना है। तो इन दोनों का एटॉमिक मास सेम नहीं है। ठीक है, इनका भी नहीं है, इनका भी नहीं है, इसका दोनों का मास सेम है, 40 and 40। सो दैट इज दे आर योर आइसोबार्स। जो आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं? तो वो होते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर होता है उनका, बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, राइट, जो कि बाकी के तीन ऑप्शंस में है। ठीक है, सो दे आर आइसोटोप्स, और ये है हमारा आइसोबार। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस इज नॉट फिजिबल। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है हमारा, वो रिलेटेड है रिएक्टिविटी सीरीज से। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये है कि जैसे Fe+ कॉपर सल्फेट, तो जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा। सिमिलरली जो यहाँ पे आप देखोगे जिंक है, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये डिस्प्लेस कर देगा। तो ये रिएक्शन हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन कॉपर जो है वो लेड से लेस रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्यों? और ये रिएक्शन जो हम बोल रहे हैं कैसे फिजिबल है या नहीं, वो किस हिसाब से देख रहे हैं, तो हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, इसको याद रखने की ट्रिक ये है कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके, अच्छा यहाँ पे आयरन रह गया, फीके पकाता है। ठीक है, यहां तक एक हो गया, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। उसके बाद यहां से आगे का ये हम याद रखते हैं, हाई कोर्ट है आपकी। ठीक है, ये तीनों आप हो गया, राइट, क्लियर है। तो इस बेसिस पे अगर आप देखोगे तो जो कॉपर है, कॉपर लेड से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। दैट इज वाई जो ऑप्शन सी है वो हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है सोल्यूशन हैविंग पीएच इक्वल टू 0 इज। ठीक है, तो पीएच जो होता है वो 0 से लेकर के
14 तक रेंज करता है, 0 इज हाईली एसिडिक एंड 14 इज हाईली बेसिक। ठीक है, बीच में आता है 7 जो कि हमारा होता है न्यूट्रल। ठीक है, पीएच को इन्वेंट किसने किया था पीएच के, वो किया था सोरेनसन ने। ठीक है ना, तो इसका मतलब pH इक्वल टू 0 का मतलब होता है हाईली एसिडिक सोल्यूशन। ओके, चलिए फिर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन स्टमक। तो ह्यूमन स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं, उस गैस्ट्रिक जूसेस में हमारे एक एसिड होता है जो कि होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक में इसका पीएच जो होता है वो होता है 1.6। ठीक है, राइट। उसके अलावा जैसे फॉर्मिक एसिड है, इसको हम मेथनोइक एसिड भी बोलते हैं, HCOOH। ये एंट के स्टिंग में मिलेगा, बी स्टिंग में होगा। सल्फ्यूरिक एसिड को हम बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रॉयल, या फिर किंग ऑफ एसिड्स। ठीक है, H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। और अगर नाइट्रिक एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम 1:3 के रेशियो में मिला दें तो ये बनता है एक्वारेजिया, जो कि गोल्डस्मिथ्स यूज करते हैं ज्वेलरीज को साफ करने। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, हमें यहाँ पे मैच करना है लिस्ट को। ठीक है, ये जो है हमारा बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड का कहाँ पे यूज होगा, राइट। देन ऐसे सिट्रिक एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एसिटिक एसिड, तो ये एक्चुअली सीधा सीधा ही है। बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, सिट्रिक एसिड फूड प्रिजर्वेटिव में यूज होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड होता है, एंड एसिटिक एसिड इज यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जो एसिडिक मीडियम है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में बैक्टीरियल ग्रोथ कम होती है, इसी वजह से इसको हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं, राइट। सो 1 2 3 4 इज योर ऑप्शन ए आंसर है। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट है हमारा, द प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड वेव्स दैट डिटरमाइंस द पिच ऑफ द साउंड वेव्स। ठीक है, तो पिच जो है साउंड वेव्स का, वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है फ्रीक्वेंसी से। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है किसी चीज की, उसकी पिच उतनी ही ज्यादा होगी, और सिमिलरली अगर फ्रीक्वेंसी कम तो पिच कम। ठीक है, और जो एम्पलीट्यूड होता है उसका रिलेशन होता है, एम्पलीट्यूड का रिलेशन होता है हमारे लाउडनेस से। ठीक है, लाउडनेस ऑफ साउंड, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो लाउड होगी आवाज, एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस कम हो जाए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरेज। ठीक है, सो सबसे पहले जो पहला ही ऑप्शन है ये हमारा प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एक्सरेज होती हैं, दे डोंट कैरी एनी चार्ज। ठीक है, अब अगर चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो यही है हमारा आंसर। बाकी मैग्नेटिक फील्ड में दे विल डिफ्लेक्ट, दे हैव हाई पेनिट्रेशन लेंथ इन मैटर बिकॉज इनका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, देयर वेवलेंथ इज मच स्मॉलर देन ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जो अ, हमारा ऐसे कुछ होता है GXUVIMR। ठीक है, ये रहता है गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट्स, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स, ये ऐसा कुछ है ना। ठीक है, इस ऑर्डर में रहता है। तो अब वेवलेंथ जो है लेफ्ट टू राइट इसमें जाएंगे तो रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा होती है, गामा रेज की सबसे कम होती है। तो इनका एक्स रेज का जो वेवलेंथ है वो कम होगा विजिबल लाइट से। ठीक है ना, विजिबल लाइट ये रहा और एक्स रेज ये रहा। ठीक है, चलिए उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको डिस्कवर किसने किया था, तो विलियम कॉनरेड रॉन्टजेन ने किया था, और इनके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था इन द ईयर 1901। ओके, राइट। The next question we have is which one of the following is not true about the image formed by a plane mirror। ठीक है, प्लेन मिरर में जब भी कोई इमेज फॉर्म होती है तो वो सेम साइज की होती है, ये सही है। लेटरली इन्वर्टेड होती है, ये भी सही है। मतलब जो लेफ्ट होता है वो राइट दिखता है, और राइट होता है वो लेफ्ट दिखता है। ठीक है, इसी वजह से जो एम्बुलेंस वगैरह लिखा हो, पुलिस की गाड़ी पे लिखा हो पुलिस, वो सब उल्टे लिखे रहता है ताकि सामने या पीछे जो भी है मिरर में उसको दिख पाए। ठीक है, रियल इमेज नहीं होता है। ठीक है, जो इसमें इमेज बनता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, इन अ पेरिस्कोप द टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट। ठीक है, अब प्लेन मिरर देखो, पेरिस्कोप ऐसे रहता है, तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसका, उस एक्सिस से 45 डिग्री पे ये मिरर रहेगा। ठीक है, सिमिलरली इस एक्सिस से 45 डिग्री पे ये मिरर रहेगा। लेकिन ये दोनों ही मिरर आपस में जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। देख रहे हो ये एंगल, ये बिल्कुल एक दूसरे से पैरेलल होते हैं।
तो ऑप्शन जो है ए हमारा वो राइट आंसर है। ठीक है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो सबमरीन्स में एंड जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं वहां पे यूज होते हैं। ठीक है, और ये भी चीज आप यहाँ पे लिख लीजिएगा दैट दे आर एट 45 डिग्रीज टू द horizontal plane and parallel to each other। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 8 मीटर पर सेकेंड देन द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 इज। ठीक है, तो हमें पता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वो n/c/v। n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c है स्पीड ऑफ लाइट और v है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 3/2। ठीक है, 3/2 दैट इज 1.5। ठीक है, या 3/2 भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन v। ये बोला है। ठीक है, अभी v हमें निकालना है, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁸ इंटू 2/3। 3 से 3 गया, बचा क्या, 2 × 10⁸मीटर पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव which one of the following types of radiation has the shortest wavelength। ठीक है, तो इसमें से जो शॉर्टेस्ट होगा वो होगा हमारा अल्ट्रावायलेट। ठीक है, इसका इसका एक और ट्रिक है जो मैंने पिछले वीडियोस में बताया आपको कि रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा है। ठीक है, अभी देखो, रिच का मतलब रेडियो वेव्स, एम का मतलब माइक्रोवेव, आई का मतलब आई इंफ्रारेड, ये हो गया हमारा विजिबल। ठीक है, ये हो गया हमारा यूवी, ये हो गया हमारा एक्सरे और ये हो गया हमारा गामा रेस। ठीक है, एक और ट्रिक इसका ये है कि आप लिख सकते हैं GXUVIMR। ठीक है, ये इसका उल्टा हो गया, ये इसमें लेफ्ट टू राइट ऐसे था, ये इसका इसे राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो रेडियो वेव्स है उसका वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। ठीक है, और जो गामा रेज है उसका वेवलेंथ लीस्ट होता है। ठीक है, और लीस्ट वेवलेंथ इसका है, इस वजह से इसका जो फ्रीक्वेंसी है सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एंड सिमिलरली जो रेडियो वेव्स है उसकी लीस्ट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, नाउ इसमें अगर आपको ये पूछे कि विजिबल लाइट्स जो है, विजिबल लाइट्स में कौन से जो 7 कलर्स हैं उसमें कौन से का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, कौन से का कम होगा। ठीक ठीक है, तो जो विबग्योर होता है हमारा, विबग्योर में रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये विबग्योर यहाँ पे उल्टा रहता है, VIPGYOR। ठीक है, ऐसे रहता है, वायलेट का सबसे कम वेवलेंथ है, रेडियस का रेड का सबसे ज्यादा। क्लियर है, यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस में आप देख पाओगे रेडियो वेव्स ये रहे, विजिबल लाइट्स यहाँ पे है, इंफ्रारेड यहाँ पे है, यूवी यहाँ पे, सबसे कम वेवलेंथ बोला है, तो सबसे राइट में जाएंगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट है हमारा द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट के ऑफ अ स्प्रिंग इज। ठीक है, तो इसमें जो स्प्रिंग होता है उसका ऐसे फॉर्मूला होता है, स्प्रिंग फॉर्मूला F इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, माइनस के एक्स भी यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे के एक्स है, अगर के का फॉर्मूला निकालोगे तो क्या होगा, F/x। ठीक है, अब F की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और x की होती है मीटर, तो क्या निकल के आएगी, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर होता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपिडेमिक डिजीज। एपिडेमिक डिजीज का मतलब ये है कि जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आप इन तीनों को देखेंगे, कॉलेरा, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, तो ये तो एपिडेमिक्स है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होते हैं, लेकिन एलिफेंटियासिस इज नॉट एन एपिडेमिक डिजीज। ठीक है, इसका एक और नाम होता है जिसको कि हम बोलते हैं लिम्फेटिक फिलारियासिस। ठीक है, और ये जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज है वहां पे लोगों को ज्यादा होते हैं। ठीक है, देन जो ये जैसे मैंने बोला कि कॉलेरा, मलेरिया और ये सब एपिडेमिक में आते हैं, तो इनका कौन मतलब कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनकी वजह से होता है, तो कॉलेरा का जो बैक्टीरिया है उसका नाम होता है
वाइब्रियो कॉलेराए बैक्टीरिया। ठीक है, जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम से होता है। ठीक है, एंड दिस प्लाज्मोडियम इज एक्चुअली अ पैरासाइट। ठीक है, एंड जो स्मॉल पॉक्स है हमारा वो होगा पेसियोल वायरस से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज थ्री चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, तो अब इसमें जो है हमारा स्कोलियोडॉन। ठीक है, स्कोलियोडॉन का हमारा जो होता है वो टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ फिश। ठीक है, देन सैलमेंडर जो है वो होता है थ्री चैम्बर्ड हार्ट, पिजन और ह्यूमन दोनों ही फोर फोर होते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में यहाँ भी पढ़ सकते हैं। आंसर है हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, तो इसमें आप अगर देखेंगे ऑप्शंस, तो सबसे पहले जो होगा क्या होगा, एक प्लांट में होता है हमारा पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन होगा। ठीक है, जैसे ही पॉलिनेशन हुआ तो उसके बाद वो पॉलन ग्रेन अंदर जाएगा, ओवरी में मिलेगा। ठीक है, स्पर्म एंड ओव्यूल मिलकर के होंगे फर्टिलाइज। फर्टिलाइज होने के बाद ये बनाएंगे एम्ब्रियो। ठीक है, और एम्ब्रियो से पहले जाइगोट। ठीक है, फर्टिलाइज हुए, जाइगोट हुए बने, फिर जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बने, एंड एम्ब्रियो जैसे ही बना उसके बाद सीड फॉर्म होगा एंड देन फ्लावर। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है आप यहाँ पे देखेंगे, पॉलिनेशन देन फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, पॉलिनेशन देन फर्टिलाइजेशन देन जाइगोट थर्ड, formation of embryo is fourth, and seedling या germination is fifth. Option C is your answer. Okay, right. Next we have, when air is blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turns milky. This is due to the presence of, ठीक है, lime water क्या होता है, तो ये होता है solution of कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, या फिर इसको बोलो आप स्लेक्ड लाइम। ठीक है, इसमें जब हम एक्सेल करते हैं CO2 तो ये बना लेता है CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, इस वजह से ये क्या होता है, मिल्की होता है। ठीक है, बिकॉज इट इज एक्चुअली अ मिल्की सब्सटेंस, राइट। चलिए, सो ऑप्शन है अच्छा ये बोला हमें कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी करेंसी फॉर सेलुलर प्रोसेसेस। तो वो होता है हमारा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो एटीपी है वो ब्रेक डाउन कैसे होता है, तो ये जब भी यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा वो ब्रेक डाउन होता है एडीपी में, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में, प्लस कुछ फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स निकल। ठीक है, जो यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं। ठीक है, एटीपी ब्रेक डाउन होगा एटीपी प्लस फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स में, और इसकी वजह से एनर्जी रिलीज। ठीक है, एनर्जी। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट इज, which one of the following is the first enzyme to mix with food in digestive tract। ठीक है, तो जैसे ही हमारे माउथ में फूड होता है तो वहां पे एक ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, अब ये सलाइवरी ग्लैंड है वो रिलीज करता है हमारा अमाइलेज, या तो बोलो सलाइवरी अमाइलेज। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे चावल या रोटी खाओ सूखी बिना सब्जी के, तो आपको जैसे आप उसको च्यू कर रहे होगे तो आपको स्वीट टेस्ट आएगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर गेटिंग डाइजेस्टेड। ठीक है, सो अमाइलेज इसका आंसर होगा। अदर देन दैट, जो हमारा ट्रिप्सिन है वो कहाँ पे निकलता है, तो वो हमारा पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है, वही सेक्रेट करता है। सेलुलोज तो आपको प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड पेप्सिन जो है इट इज प्रेजेंट इन द स्टमक। अब स्टमक में पेप्सिन और पैनक्रियाज में ट्रिप्सिन, ये जो दोनों ही हैं, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है टू डाइजेस्ट प्रोटीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, महात्मा गांधी दांडी मार्च अ ग्रेट इवेंट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाज एसोसिएटेड विद। ठीक है, आपको पता है वो क्या था, एक सॉल्ट का लॉ था जिसको कि ब्रेक करना था, तो उसमें हमारा आ जाता है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी इज आर राइट आंसर। ओके, चलिए अच्छा हुआ कब था ये दांडी मार्च, वो हुआ था मार्च टू अप्रैल 1930 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मैच करना है लिस्ट अगेन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लीचिंग पाउडर है हमारा वो होता है CaOCl2, दैट इज हो जाएगा 4। ठीक है, बेकिंग सोडा जो है वो है हमारा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये हो जाएगा 1। वॉशिंग सोडा जो है
वो हो जाएगा Na2CO3.10H2O, ठीक है, मतलब 2 है ना, और स्लेक ग्लैंड बचा 3, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो 4123 जो है हमारा वो आंसर बन जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल टू फॉर्म क्रिस्टल इज, ठीक है। अब कुछ जो कंपाउंड होते हैं, अगर उनको क्रिस्टल फॉर्म करना है, सो दे फॉर्म क्रिस्टल ओनली बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, फ्यू वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसको हम, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एडिशन होता है, इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब जब यहाँ पे आप देखोगे कि कॉपर सल्फेट वाला बोला है, तो इट इज एक्चुअली नोन एज ब्लू विट्रॉयल, ठीक है, CuSO4.5H2O, ठीक है। तो 5H2O मतलब 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसके अलावा कुछ और भी सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि आप देखोगे तो व्हाइट विट्रॉयल होता है, वो होता है जिंक सल्फेट डॉट 7H2O। ऐसे ही होता है ग्रीन विट्रॉयल, ठीक है। ग्रीन विट्रॉयल जो है हमारा, वो है FeSO4.7H2O, राइट, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं। इसके अलावा जैसे कि अभी हमने पढ़ा भी था कि वॉशिंग सोडा के बारे में, लास्ट क्वेश्चन में, वॉशिंग सोडा में क्या होता है, Na2CO3.10H2, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर बिकॉज, ठीक है। सो अब इसमें होता क्या है, जो सिल्वर होता है हमारा Ag, ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड इन एयर, ठीक है। और इनके साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन बहुत कम होता है इसका, राइट। तो H2S का रिएक्ट करके ये बनाता है Ag2S प्लस H2O, ठीक है। अब इसकी वजह से ये जो Ag2S बना, इसकी वजह से ब्लैक कलर आ जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कोरोजन ऑफ सिल्वर, ठीक है, और टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है। तो ये जो Ag2S बना, इसको हम बोलते हैं टार्निश्ड सिल्वर भी, ठीक है। एक ही नाम है, ये अलग अलग तरीकों से बोला जा रहा है बस, ठीक है। तो आप इसमें आप ऑप्शंस देखेंगे तो यू विल फाइंड ऑप्शन सी, सिल्वर रिएक्ट्स विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। सो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इफ x इज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इन केल्विन, x जो है हमारा वो क्या है, केल्विन है, एंड y इज द टेम्परेचर सिस्टम इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो y है वो हमारा सेल्सियस है, तो देन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन देम इज, ठीक है। तो हमें पता है कि क्या होता है, केल्विन इज इक्वल टू होता है सेल्सियस प्लस 273, तो मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 273, ठीक है। सो ऑप्शन सी अगेन इज आवर आंसर है, ठीक है। इसके अलावा अगर मुझे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अब अगर मुझे फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, केल्विन इज इक्वल टू F-32 5/9 प्लस 273, ठीक है। तो ये कुछ हमारे फॉर्मूले हैं जो कि आप याद रख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वी हैव द रेजिस्टिविटी रो ऑफ अ मटेरियल मे बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ, ठीक है। सो हमारा जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L/A, तो अगर यहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालोगे तो आ जाएगा RA/L, ठीक है। अब जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है ओम, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, और अपन लेंथ भी मीटर में है, तो मीटर से मीटर गया, बचा क्या, ओम मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे मीटर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख देंगे, हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी ओम सेंटीमीटर एज आर आंसर, ओके। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच आर यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन आर, तो ऑब्वियसली ये होगा हमारा रेडियो वेव्स, क्यों, क्योंकि रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। आप इधर देखोगे इनके जो वेवलेंथ हैं वो बहुत कम है, और रेडियो वेव्स का सबसे ज्यादा है, राइट। ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। Next, we have which one of the following is the correct sequence of organs that occur in the path of urine flow in human body? ठीक है, so it is the part of excretory system. It starts from kidneys. ठीक है, किडनी के बाद आएगा सबसे पहले यूरेटर, ठीक है। सो ये हो गया हमारा किडनी फर्स्ट, देन यूरेटर सेकंड, देन ब्लैडर थर्ड, एंड फोर्थ इज योर यूरेथ्रा, ठीक है। सो इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, दैट इज किडनी फर्स्ट,
ureter 2, third is urinary bladder, and fourth is urethra. Option A will be our right answer. Okay. Now the next question we have is question 28, which is which of the following endocrine glands is not found in pair in humans. ठीक है, so almost all the glands जो कि हमारे बॉडी में होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, but there is this pituitary gland which is also known as master gland. ठीक है, क्योंकि ये बाकी सारे ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है. ये हमारा सिंगुलर फॉर्म में मिलता है, ये पेयर में फॉर्म नहीं होता है. ठीक है, इसको अगर बात की जाए तो ये एक्चुअली एक पी साइज का होता है, मटर के दाने जितना. ठीक है, और इट इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस. जो हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ब्रेन में, उसके साथ ही अटैच्ड रहता है. ठीक है, देन इसके कौन कौन से हॉर्मोन्स या कहाँ कहाँ इसके रोल्स हैं. तो सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है ये, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हाइट. ठीक है, देन जो प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है हमारा, which is responsible for the production of milk in breast. ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन. अदर देन दैट ये जो हमारा TSH हार्मोन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या थायरॉक्सिन भी बोलते हैं इसको, ये इन्फ्लुएंस करता है उसका रिलीज. ठीक है, देन जो ये मैंने बताया था प्रोलैक्टिन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क. मिल्क प्रोडक्शन इन ब्रेस्ट. ठीक है, ये हमारा पिट्यूटरी का सारे फंक्शंस है. ठीक है, उसके अलावा एक चीज और है जो मेलानिन होता है. मेलानिन एक हार्मोन होता है जो कि हमारा स्किन और हेयर रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय स्किन एंड हेयर. ठीक है, इसको भी ये इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है, इन्फ्लुएंसेस दिस प्रोडक्शन. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स कंटेन डीएनए. ठीक है, तो सेल में जो 3 ऑर्गेनल्स होते हैं, नेमली न्यूक्लियस है, देन न्यूक्लियस के अलावा हमारा प्लास्टिड्स होते हैं, एंड माइटोकॉन्ड्रिया. इनके पास अपना डीएनए होता है. ठीक है, सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाए. राइट. Then last question we have, who among the following scientists introduced the concept of immunization in the medical world. Immunization क्या होता है, तो हमारे बॉडी को इम्यून करना होता है पर्टिकुलर डिजीज से. ठीक है, तो उसी का हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं उसको हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, एंड देन हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स उसके अगेंस्ट अपने आप को इम्यून कर लेते हैं. ठीक है, तो ये जो शुरू किया था, द फाउंडर ऑफ वैक्सीनोलॉजी इज एडवर्ड जेनर, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाई थी. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस CDS 1 2020 exam. I hope you have found it informative and useful. Please keep sharing these videos to your friends, whoever are going to appear for this exam. It will going to be really helpful. You can also reach out to us on this number, and you can also join Telegram channel for the latest updates. Link you will find it in the description. Thank you so much. I'll see you in the next one. Thank you.